हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल की स्टेरिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स, कि अगर मान लें कि मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए तो उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकता है और उस हिंड्रेंस का इनोल कंटेंट पर क्या इफेक्ट आ सकता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डाइकीटो ग्रुप्स वाले कीटो ग्रुप्स का इनोल बना रहे थे, ठीक है। तो देखो, देख लेते हैं दोबारा से इसको। एक डाइकीटो वाला सिस्टम है हमारा, 2 कीटो ग्रुप है जिसमें। तो हमने देखा था कि इधर जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करता था, ऑक्सीजन पे माइग्रेट करता था, और जब ये ऑक्सीजन पे माइग्रेट करता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ OH का फॉर्मेशन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए क्योंकि ये यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका इस इनोल का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। और हमने ये जाना था कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और एक रिंग का फॉर्मेशन करा लेगा। इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन भी होगा, इसलिए ये इनोल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और इस इक्विलिब्रियम में इनोल की परसेंटेज ज़्यादा होगी किस कीटो से, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर, ये इसके फैक्टर्स थे जो इसमें लग रहे थे, ठीक है, इसके इनोल कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अब देखो, अब आज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेरिक रिक्वायरमेंट को बना रहे हैं हम। कैसे स्टेरिक रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इसकी, देखो, अगर मान ले इस एंड पर हम ग्रुप जोड़ दे R1, इधर जोड़ दे R2 और इधर जोड़ दे R3। अच्छा, R1 R2 R3 क्या है, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है। अच्छा, ये अगर ऐसा है तो आपको पता है ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, उसका इनोलाइजेशन हो गया होगा उधर और इसने इनोल बना लिया होगा। तो यहाँ पर तो R1 R2 R3 ऐसे की ऐसे होंगे, ठीक है। तो ऐसे की ऐसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये क्या है R1, यहाँ क्या होगा R2, यहाँ क्या होगा R3, ठीक है। तो जो 3 ग्रुप्स इधर हैं वही 3 ग्रुप इधर हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, अगर आपके इस तरह के किसी ग्रुप में या इस तरह के किसी कीटो फॉर्म में अगर तीनों ही पोजीशन पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी तीनों ही पोजीशन पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसका इनोल जो कंटेंट बनेगा या फिर जो उसका इनोल फॉर्म बनेगा वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। यानी इस कीटो की जब इनोल फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी, अनस्टेबल होगी। और इस केस में क्या होगा, जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगा किससे, इनोल फॉर्म से। कितना बनेगा भी बात करेंगे हम, ठीक है। अगर जनरली देखो क्या होता था, अगर ये नहीं होते हैं, इनकी जगह हाइड्रोजन्स होते हैं, तो आपको पता है इनोल ज़्यादा बनता था, क्योंकि इसमें रिंग भी बन रही है, कॉन्जुगेशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। लेकिन ये सब होते हुए भी अगर आपके कीटो ग्रुप में 3 ग्रुप लगे हुए हैं एल्काइल, जो कि इनोल में भी आएंगे, ठीक है, अगर ये तीनों ग्रुप लगे हुए हैं, यानी तीनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इनोल कंटेंट क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण देखो, इसका कारण है इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन। ये जो एल्काइल ग्रुप ने लगाए हैं, ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और साइज में बड़े होते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए इसका इनोल कंटेंट क्या हो जाता है, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। इसकी इनोल फॉर्म क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, कीटो ज़्यादा होता है इस इक्विलिब्रियम में। अब बात यह है, जो 3 ग्रुप इधर प्रेजेंट है वो तो इधर भी हैं, तो इधर ही वो ज़्यादा हिंड्रेंस क्यों लगा रहे हैं, इधर क्यों नहीं हो रहा हिंड्रेंस इतना, क्योंकि अगर दोनों ही जगह 3 ग्रुप है तो दोनों ही जगह बराबर हिंड्रेंस लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ लगता है, इधर। अब इसका कारण सुनिए आप, 3 ग्रुप इधर भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जैसे ही हिंड्रेंस लगने लगेगा, ये मॉलिक्यूल अपने अंदर चेंज कर लेगा और उस हिंड्रेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। देखो कैसे, जैसे ही इस मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस लगने लगेगा इन तीनों R ग्रुप्स, R1 R2 R3 के कारण, तो ये क्या करने लग जाएगा, ये खुद को रोटेट करने लग जाएगा। देखो 3 ग्रुप्स हैं, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में हिंड्रेंस लगने लगा, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अलोंग ही रोटेशन कर सकता है, ठीक है। हमने इन दोनों को माना है R2 और R3, इसके अलोंग इनके बीच में जैसे हिंड्रेंस लगने लगा तो इस बॉन्ड ने क्या कर लिया, रोटेशन कर लिया। रोटेशन कर लिया तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसे कैसे बना देता हूं मैं, डबल बॉन्ड O R1, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ R2 और एक प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है।
प्रोटॉन होगा। और क्या होगा देखो, ये डबल बॉन्ड घूम चुका होगा, तो अब ये डबल बॉन्ड नीचे बनेगा, ठीक है, और ये बन गया आपका R3, ठीक है। देखो बॉन्ड घूम गया, इस बॉन्ड के अलॉन्ग क्या कर लिया, रोटेशन कर लिया, तो इसको जैसे हमने घुमाया तो R3 ऊपर चला गया। अब R3 ऊपर चले गया तो अब R2 और R3 में कोई भी रिपल्सन नहीं है, क्योंकि दूर हो गए दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, और दूर हो गए तो फिर इनके बीच में कोई भी रिपल्सन नहीं लगेगा। अब ऐसे मान लो रिपल्सन R1 और R2 के बीच में लगे, तो कुछ नहीं करना, इस मॉलिक्यूल घुमा देना, इस बॉन्ड को घुमा देना थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड है इसके अलॉन्ग रोटेशन करा दे, अगर इन दोनों के बीच भी रिपल्सन ज़्यादा है तो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, और रिपल्सन करेंगे तो बीच वाला सेंटर पे एक प्रोटॉन रहेगा और R2 रहेगा, दूसरा वाला तो चेंज हो ही चुका था, डबल बॉन्ड O R3, ये वाला भी चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O R1, ठीक है। अब देखो सारे एल्किल ग्रुप एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसलिए इन R ग्रुप के साथ में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे इसमें हिंड्रेंस लगने लगेगा ये उसमें चेंजेस करने लग जाएगा, ये बॉन्ड के रोटेशन के थ्रू अपना हिंड्रेंस कम कर लेगा। लेकिन ये काम ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, देखो अगर R2 R3 में हिंड्रेंस लगा और इसने चाहा कि हिंड्रेंस को कम करने के लिए घूम जाऊं, तो जैसे ही इसे रोटेशन किया तो डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसी फॉर्म बनेगी, और तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा इनोल तो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण था, इसलिए अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो इसको इसी फॉर्म में रहना होगा, और इस फॉर्म में रहेगा तो तीनों बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, और ये रिपल्सन लगने के कारण क्या होता है, ये अनस्टेबल होता जाता है, ठीक है। समझ गए होगे आप शायद कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों है इन तीनों ग्रुप के साथ में, क्योंकि वो रोटेशन को कर सकती है, ठीक है। लेकिन इनोल जो फॉर्म है उसमें रोटेशन नहीं हो सकता। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, अगर R ग्रुप आपका CH3 हो तो इनोल लगभग होता है 44% के आसपास, ठीक है। अगर तीनों जो R ग्रुप है R1 R2 R3 ये क्या है, CH3 हैं, तो ये क्या हो जाता है, लगभग इनोल कंटेंट कितना पाया जाता है, 44, ठीक है। यानी जो बच गया आपका वो सब कीटो, यानी कीटो ज़्यादा है, ठीक है। और देखो अगर R को हम बहुत बड़ा ले लें, कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का, ठीक है। अगर टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का आप ग्रुप ले लोगे R, तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और अगर वो इन तीनों जगह पे लग गया तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आएगी, तब आपका जो इनोल होता है वो लगभग 0% होता ही नहीं इनोल। इतना बड़ा ग्रुप इधर लगा दोगे तो वो तीनों यहाँ पर एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे, इनोल बनता ही नहीं उस केस में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर H हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर R ग्रुप लगे हुए तीनों ही पोजीशंस पे, ठीक है, तो हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तब हमारा इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये स्टेरिक रिक्वायरमेंट है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो इनोल पर पड़ने वाला फर्क है या इफेक्ट है उसको हमने पढ़ा है। आगे और पढ़ें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वो वाले डाई कीटो है जिनके बीच में कार्बन है, जैसे दो कीटो ग्रुप के बीच में कार्बन, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग केस ले रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन इनोल कंटेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हमको देखना है, ठीक है। देखो मान लो आपने एक ग्रुप ले लिया, या मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा दे दिया, और आपको कहा गया है कि आप इसका इनोल बनाओ, ठीक है, टोटोमेरिज्म कराओ, इसमें बेस दे दिया आपको। अच्छा देखो, ये जो टोटोमेरिज्म आपको करानी है उससे पहले आपको मॉलिक्यूल को थोड़ा देखना होगा। कैसे, देखो इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था उसमें दो कीटो ग्रुप थे, लेकिन दोनों कीटो के बीच में एक कार्बन था, तो दोनों कीटो ग्रुप एक दूसरे से दूर थे। दूर होने का मतलब क्या है, उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था, ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे ना अट्रैक्ट कर रहे थे, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन अब देखो ये जो दो कीटो ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो दो कीटो ग्रुप है बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो अभी बहुत पास आ चुके हैं। अब पास आने से क्या होगा, देखो आप जानते हो कि इस बॉन्ड में पोलराइजेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। देखो इसके कारण क्या हुआ, पास में यानी कम डिस्टेंस पर दो सेम चार्ज आ गए, लाइक चार्जेस आ गए, एक जैसे चार्जेस आ गए, और एक जैसे चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए ये जो फॉर्म बनी हुई है ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट लगने लग गया, क्योंकि सेम चार्जेस है, ओ पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, नेगेटिव बहुत पास में है। पिछले वाले केस में तो बीच में कार्बन था, तो दोनों ग्रुप जो कीटो ग्रुप थे वो दूर थे, तो उनके बीच में इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये दोनों बहुत पास में है, तो इनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या करने लग जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगी,
अच्छा, अनस्टेबल हुआ तो अभी क्या करना चाहेगा, खुद को स्टेबल करना चाहेगा। कैसे स्टेबल कर ले, रोटेशन करा लो भाई। जब पास पास में रहा नहीं जा रहा तो घूम जाओ। अगर ये घूम गया देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, रोटेशन करा लिया हमने तो ये ऊपर और ये नीचे हो गया। ठीक है, अब जो इनके सेम चार्जेस थे वो दूर दूर हो गए। ठीक है, अब इनको भी रिपल्सन नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो इनोल बनाना था वो इस फॉर्म से नहीं बनेगा, इससे बनेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तो होगी नहीं, ये चेंज होगी, इसमें आ जाएगी। तो जो आपको इनोल बनाना था वो यहाँ से बनेगा। इनोल कैसे बनेगा, देखो यहाँ प्रोटॉन है, काम माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड काम माइग्रेट करेगा इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इनोल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई, ये फॉर्म जब इसमें चेंज हुई और जब इसका इनोल बना तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ग्रुप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले ग्रुप तो क्या चले गए, ऑपोजिट चले गए, अब हो ही नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, लेकिन देखो इसी केस को अगर ऐसे दे दे, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करानी है तो आप क्या करोगे, इसके रोटेशन को रोक दो कैसे भी। कैसे रोकोगे, रिंग में दे दो, दोनों को रिंग बना के दे दो ऐसे। ठीक है, अगर दोनों को रिंग में बना के दे दिया तो अब रोटेशन संभव नहीं है। ठीक है, देखो सेम सिस्टम है, जो ये है वो ये है, लेकिन ये किस में था, ओपन चेन में, किस में है, रिंग में है। रिंग में देने का फायदा क्या है, देखो जब इनमें हिंड्रेंस लगेगा, पार्शियल नेगेटिव, अब भी पास में है, अब भी हिंड्रेंस लगेगा, लेकिन इसको या फिर हम कहेंगे रिपल्सन लगेगा, लेकिन रिपल्सन कम करने का वो रोटेशन वाला तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इस बॉन्ड के अलग रोटेशन कराया तो रिंग टूट जाएगी और रिंग टूटेगी नहीं, इसलिए इसको इसमें ही रहना होगा। तो अब ये फॉर्म क्या चाहेगी, जल्दी से क्या में चेंज हो जाए, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाए, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मान लो आपने बेस दिया, बेस ने ये वाला प्रोटॉन निकाल लिया, ये वाला काम माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा OH। ध्यान से देखो, इसमें OH एक की तरफ है, ऑक्सीजन और H एक की तरफ है, तो बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ये वाली फॉर्म उसका इनोल कंटेंट, ये वाली फॉर्म उसका इनोल कंटेंट, तो पूछेगा बताओ इन दोनों में से ज़्यादा इनोल कंटेंट किसका होगा, तो आप कहोगे इसका होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, इसमें बॉन्डिंग हो पा रही है। तो ध्यान दें, अगर डायरेक्टली अटैच दो कीटो ग्रुप हैं, एलिसाइक या फिर हम कहेंगे चेन में दिए हुए हैं, तो इनोल कंटेंट कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन वही दो कीटो अगर आपने रिंग में दिए हैं, ठीक है, तो फिर उसका इनोल कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको इनोल ज़्यादा मिलेगा। किससे, कीटो से। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें। ठीक है, शायद ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने पढ़ा है, इसमें जो इनोल कंटेंट को बढ़ाने या घटाने का काम है वो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेरिक रिपल्सन का काम इतना है कि मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब हम जो अगला केस पढ़ने वाले हैं उसमें स्टेरिक रिपल्सन के कारण ही इनोल कंटेंट बनेगा और ज़्यादा बनेगा। देखो कैसे, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी उसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, हमारा लास्ट फैक्टर लगेगा जो हमने पढ़ा था, रिलीज इन स्टेरिक स्ट्रेन, वो केस अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे, देखो कैसे देखेगा आपको, कैसे पहचानोगे आप। आपके पास में डबल बॉन्ड O होगा या H है, ठीक है। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये लगा दिया हमने, ग्रुप है, ऐसा एक और लगा दिया। ये लगाने का क्या मतलब है, बहुत हिंडर्ड ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, तो इनके बीच में हिंड्रेंस ज्यादा होगी। और एक प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन इसलिए दिया है क्योंकि आपको अगर टोटोमेरिज्म करानी है तो -R ग्रुप के जस्ट पास वाले sp3 कार्बन के पास में एक प्रोटॉन कम से कम होना चाहिए, इसलिए हमने ये बनाया है। अब आप देख सकते हो ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है इसमें ये जो सेंटर है बीच वाला, ठीक है, ये जो बीच वाला सेंटर है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, संकर्ण क्या है sp3, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, थीटा, वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, दो डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, तो इनके बीच में हिंड्रेंस बहुत होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इसके बीच में हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बड़े ग्रुप हैं,
तो अब क्या होगा, जैसे आप इसका इनोल बनाओगे, देखो अगर आपको यहाँ बेस दे दिया जाए और आप इसका इनोल बनाओगे, तो इनोल किससे बनेगा, इस वाले हाइड्रोजन से। ये कहाँ माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पे। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बीच में। क्या होगा देखो, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके 2 वैलेंसी से कौन जुड़ेगा, एक वैलेंसी से एक फिनाइल रिंग, और दूसरी, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, चलो सही बना देता हूँ इसको, जैसी भी है, ठीक है, और दूसरी से ऐसी बेंजीन रिंग। अब चेंज क्या आया, जैसे ही इनोल बना तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और इसका थीटा कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है, थीटा 120 डिग्री हो गया। अब देखो फायदा क्या हुआ, पहले थीटा कितना था, 109 डिग्री के आसपास, ठीक है, 2 बड़े ग्रुप थे, पास पे थे। जैसे कीटोकाई में आई, इनोल फॉर्म में आई, तो अब थीटा कितना हो गया, 120 हो गया, थीटा 120 ज्यादा हो गया। अब बॉन्ड एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से दूर गई होंगी, दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से क्या हो गई होंगी, दूर हो गई होंगी। और जब फिनाइल ग्रुप दूर होंगी तो बताओ क्या होगा, उसका जो हिंड्रेंस होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा था क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है, तो फिनाइल ग्रुप को पास पास रहना होगा। जैसे कीटो से इनोल बना तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, और बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो जो 2 बड़े बड़े ग्रुप थे उनके बीच में क्या बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई। और डिस्टेंस बड़ी होगी तो उनका हिंड्रेंस क्या हुआ होगा, उनका रिपल्सन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इसमें जो इनोल है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, और इसमें ना एरोमेटिसिटी लग रही है, इसमें ना, ये मत कहते ना एरोमेटिक रिंग है, वो पहले भी एरोमेटिक ही थी, ठीक है, इसमें ना एरोमेटिसिटी लग रही है, इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें ना आपको कहीं कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, जो कॉन्जुगेशन जैसा इसमें है वैसा इसमें है, ठीक है। इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत कह सकते हो यहाँ कॉन्जुगेशन मिलेगा होगा पाई सिग्मा इसके साथ में, लेकिन बड़े बड़े ग्रुप है काई का कॉन्जुगेशन इतना सब होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेजर जो रीजन है इसका वो क्या है कि इसका जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, किससे, कीटो से। ये हमने पढ़ लिए कि कैसे स्टेरिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के चक्कर में जो मॉलिक्यूल है वो खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस करता है, और कैसे इनोल कंटेंट उससे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।